हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है चुगलखोर ननद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। साक्षी का फोन आया तो प्रिया ने बेमन से उठा लिया। साक्षी वही बोल रही थी जिसका अंदेशा प्रिया पहले ही लगा चुकी थी। भाभी क्या इकलौती ननद का कोई हक नहीं बनता जो सिर्फ सारे उपहार मायके वालों के लिए खरीदे जा रहे हैं। आपने तो वाकई सारे नियम कानून बदल डाले। प्रिया अब चुप नहीं रहती थी तो बोल दिया उसने, दीदी ऐसा है कि मायके वाले त्योहार की शुभकामनाओं को देने के लिए फ़ोन करते हैं, ना कि ताने उल्हाने देने के लिए। कहते हुए फ़ोन रख दिया। धीरज ने कहा, तुम ननद भाभी की बातें कब खत्म होंगी भी? प्रिया बोली, अभी बात खत्म नहीं हुई धीरज, अभी तो मम्मी जी भी आती होगी। तभी अचानक सुधा जी ने कमरे में अंदर आते हुए कहा, बहू, भाभी और ननद का जो भी रिश्ता होता है तुम तो सब भूल बैठी हो। धीरज की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि सुधा जी ने आकर कहा, बहू, कुछ दिनों बाद साक्षी की शादी की सालगिरह आ रही है तो मैंने सोचा बाहर जाकर साड़ी खरीदकर क्यों पैसे बर्बाद करूं, तो तुम्हारे ही बैग से एक साड़ी और मेकअप का सामान मैंने ले लिया है और कहकर चली गई। जब से एक तरफा उपहारों का रिश्ता निभाना बंद किया है तभी से आपकी और दीदी की नज़रों में बुरी बन चुकी हूँ। हुए प्रिया ऊपर छत पर चली गई। पास पड़े स्टूल पर बैठकर काले बादलों को घिरे चांद को देखते हुए प्रिया को 5 साल पहले का समय याद आ गया, जब वो बहू बनकर पहली बार इस घर में आई थी। कितना कोलाहल था। मम्मी जी बार बार बुलाए ले रही थी। साक्षी उसकी ननद भाभी भाभी कहकर उसके आगे पीछे घूम रही थी। 20-25 दिन कैसे निकल गए उसको पता ही नहीं चला। फिर एक शाम वो अपने पति धीरज के दोस्त के घर गई। लौटकर आई तो उसका सारा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। कपड़ों का बैग और मेकअप किट खुले पड़े थे, जो कि पूरे कमरे में बिखरे पड़े हुए थे। धीरज ने कहा, प्रिया, कहीं जाने से पहले कमरे को साफ करके चला करो, आकर ये सब बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। प्रिया ने प्रश्नवाचक निगाहों से धीरज की तरफ देखा तो वो सब कुछ समझता हुआ आंखें चुराते हुए बोला, चलो जल्दी साफ करते हैं और सोते हैं। धीरज ना कुछ बोला और साथ ही बिना किसी से पूछे किसी के भी सामान को हाथ लगाना दोनों ही प्रिया के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। पर माँ की बातें याद आते ही चुप रही। उन्होंने कहा था, वो ससुराल है, पीहर नहीं। वहाँ जाकर तुम्हारी सारी बातें नहीं मानी जाती हैं, इसीलिए थोड़ा सा सहना सीखना पड़ेगा। सहते सहते 2 साल बीत गए पर प्रिया चुप रहते हुए समझ नहीं सकी कि हो क्या रहा है, कि ये दोनों कैसी हैं। शादी की तीसरी सालगिरह पर साक्षी और उसके पति आए। प्रिया ने बड़े मन से खाना बनाया था और पनीर तो ऐसा जो किसी भी रेस्टोरेंट में भी ना मिले। करणवीर यानी कि प्रिया के नंदोई जी ने बड़े चाव से खाया और बहुत तारीफ की। यहाँ तक बोल दिया कि साक्षी भाभी से ये सब्जी बनाना सीख लो, बहुत स्वादिष्ट है। करणवीर जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कांति जी उसके ससुर ने बोला, हाँ बेटा सही कहा, सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनी है। बहू नहीं, साक्षात अन्नपूर्णा मिली है हमें। सुनते ही साक्षी का मन खाक हो गया और अपनी माँ को इशारा किया। खाने के बाद सुधा जी ने प्रिया से कहा, बहू जरा मेरे साथ आना। प्रिया सास के साथ अंदर कमरे में गई तो पीछे पीछे साक्षी भी गई और बोली, भाभी, खाना बनाना है और दिखावा करना दोनों अलग अलग बातें होती है, ऐसा नहीं चलता। क्यों माँ? सुधा जी ने कहा, प्रिया, बहू क्या बिगड़ जाता तुम्हारा अगर तुम ये कह देती कि पनीर की सब्जी साक्षी ने बनाई है। प्रिया सुनकर चौंक गई पर इस बार बोल गई, मम्मी जी, दिखावे की बात क्या है? दीदी की ससुराल से तो कोई आया नहीं था क्या? सब घर के ही तो लोग थे, जो मैं झूठ बोलती। साक्षी बोली, माँ, भाभी को कुछ समझ नहीं आएगा, इन्हें तो मेरे पति से अपनी तारीफ सुनकर बड़ा मजा आ रहा होगा। ऐसी बातें सुनकर प्रिया अवाक रह गई और अपने कमरे में चली गई, बाहर निकली ही नहीं बिल्कुल भी। एक दिन धीरज ने घर आकर अपने बाबूजी कांति जी को बताया कि 2 घर छोड़कर एक घर में चोरी हो गई है। तो कांति जी ने कहा, बेटा, बहू को बोल दो अपने सामान में ताला लगा कर रखे, सब अपने में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए सावधानी जरूरी है। धीरज ने प्रिया को सब बताया तो प्रिया ने अलमारी वगैरह में ताला लगाना शुरू कर दिया। एक शाम साक्षी अपने पति के साथ घर पर आई तो सुधा जी ने प्रिया को चाय और पकौड़े बनाने का हुक्म दिया और रसोई से बाहर आ गई। प्रिया ने बेसन घोला, आलू पालक मिर्च पनीर प्याज काटे, चाय का पानी चढ़ाया। तभी उसके घर से फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। वो फ़ौरन कमरे में से आई और एक बैग में कुछ सामान रखा। उसको ऐसा करते देख धीरज ने पूछा, क्या हुआ प्रिया? प्रिया ने कहा, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, मुझे जाना है। धीरज ने कहा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। दरवाजे से लगी साक्षी ने सुना तो भाग कर माँ को बताने पहुंची। माँ, भाभी अपने मायके जा रही है। सुधा जी ने आकर प्रिया को बोला, इस घर की अपनी बेटी आई हुई है और तुझे अपने मायके जाना है? जाना है तो जा, पर दामाद जी के लिए चाय नाश्ता बनाकर। प्रिया बोल उठी, मम्मी जी, दीदी तो हर हफ्ते ही आती है तो आप उन्हें देख लीजिए, मेरा जाना जरूरी है, मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है। धीरज, आप चल रहे हो या मैं अकेली जाऊँ? कांति जी ने सारी बातें सुन ली और धीरज को कहा, बेटा, तुम बहू के साथ जाओ और उसे छोड़ कर आओ। सुधा जी और साक्षी कसमसा कर रह गई।
3 दिन बाद प्रिया घर वापस आई और उसको देखते ही सुधा जी बोली, आ गई महारानी। मुझे तो लगा था अब कभी वापस नहीं आओगी, और तुम्हें हम क्या चोर नजर आते हैं जो ताला लगाकर गई थी? मम्मी जी, मैं सिर्फ अपनी अलमारी में ताला लगाकर गई थी। आपको मेरी चीज़ में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो मेरी पीछे से आपको चाहिए थी? धीरज ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि सुधा जी ने कहा, तू तो चुप ही रह नालायक। प्रिया ने कुछ बोलना उचित नहीं समझा और अपने कमरे में आ गई, पर अपनी सास और ननद का व्यवहार देखकर खुद को बदलने का फैसला कर लिया। कांति जी ने देखा तो अपनी पत्नी से कहा, सुधा खुद को बदल लो, हमारे बुढ़ापे में साक्षी नहीं प्रिया साथ देगी, वो बहुत अच्छी है। सुधा जी ने अपने झूले पर बैठी रही। धीरज पानी पीने बाहर आया और माँ को झूले पर बैठा देखकर बोला, माँ सो जाओ। सुधा जी ने धीरज को देखा और मुंह मोड़ लिया। धीरज पास आकर जमीन पर बैठता हुआ बोला, माँ आसपास बहुत चोरियां हो रही थी तो पापा की बात मानकर मैंने ही प्रिया को अलमारी में ताला लगाने को बोला था। माँ तुम याद करो कि तुम जब बीमार होती हो तब प्रिया इतना साथ देती है। उन दिनों तो साक्षी यहाँ आकर झांकती भी नहीं। अब भी समय है, संभल जाओ, क्योंकि मैं अब ज़्यादा प्रिया को नहीं रोक पाऊंगा। सारी रात सुधा जी अपनी पत्नी और बेटे के साथ बातों का मंथन करती रही। सुबह उठी तो एक ताजगी के साथ साक्षी अब भी अपनी माँ को भाभी के खिलाफ भड़काती थी, पर अब सुधा जी ने हर बात पर बहू को सुनाना बंद कर दिया था, पर मानव व्यवहार के अनुसार अब भी कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। धीरे धीरे साक्षी का भी मायके आना बंद हो गया था। प्रिया सारी बातें सोचते हुए नीचे आ गई और अपने पति और ससुर का दिल से धन्यवाद कर रही थी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।